नमस्कार। कुछ पहले एक डिस्कशन हुआ था जो कि रहे सहे होता रहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अलग अलग डिस्कशंस होते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस है। एक ग्रुप जो है वो समझता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुझ पर लादा जाने वाला है, एक ग्रुप समझता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रॉब्लम क्या है अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया हुआ है। ठीक है, ये एक डिस्कशंस का अभी चल रहा है, डिस्कशंस के साथ ही मैटर आगे बढ़ेगा, एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है विच इज़ अंडर वे। लेकिन इसको अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए कि इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बातों को समझने की कोशिश करते हैं तो एक तो ये थॉट प्रोसेस है जो कि मेरा खुद का एक व्यू है कि यूनिफॉर्म मीन्स वन नहीं होता, यूनिफॉर्म मीन्स सिमिलर होता है, यूनिफॉर्म मीन्स सेम चीज़ें यूनिफॉर्मली सारी चीज़ें रहेंगी। यूनिफॉर्म मीन्स वन नहीं होता है, यूनिफॉर्म कैन एनीथिंग बी लेस देन वन। अगर वन ही करना होता तो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ होता कि वन सिविल कोड, तो वन सिविल कोड नहीं लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के डिस्कशंस के दौरान जो सफरिंग्स हैं, जो इसमें भी बहुत सारे केसेस में एक इशू ये उठा कि एक पर्टिकुलर ग्रुप किस तरीके से सफ़र कर रहा है, उस ग्रुप का एक तबका कैसे सफ़र कर रहा है, और उसको हमारी जुडिशरी, हमारा समाज, हमारा लेजिस्लेचर कैसे उसको डील कर रहा है। समझते हैं इन बातों को मेंटेनेंस के कॉन्टेक्स्ट में। रिसेंटली एक जजमेंट आया 10 जुलाई 2024 के दिन, जिसमें पुराने 125 CRPC जो मेंटेनेंस का प्रोविज़न है उसके बेसिस पर ये जजमेंट आया है, जिसमें साहबानो केस को फिर से जिंदा किया गया। हालांकि बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही ये बोला कि साहबानो केस में जो जजमेंट दिया गया था वो जजमेंट के बाद जो लॉ आया था उस लॉ के होने के बावजूद भी मुस्लिम वुमेन्स के पास सेक्शन 125 का राइट्स है, और किस तरीके से उन राइट्स को यूज़ किया जा सकता है कोर्ट में अप्रोच करने का, वो डिफरेंट केसेस में बताया गया था। डैनियल लतीफ़ी के बाद डैनियल लतीफ़ी का जजमेंट है, उसके बाद एक सीरीज़ ऑफ जजमेंट्स हैं। 2024 में जो 10 जुलाई को जो जजमेंट आया उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा इसलिए भी है क्योंकि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोड आया, जो कि अर्लियर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ख़त्म हो चुका है, नया कोड आ चुका है 1 जुलाई 2024 से। तो उसमें आया, तो फर्स्ट इसमें जाने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कुछ चेंजेस हैं पुराने 125 CRPC में और नए जो प्रोविजंस हैं उसमें, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 125 में, ये 125 CRPC का प्रोविज़न है। इसमें अगर आप देखेंगे ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये जो प्रोविज़न है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ parents, if any person having sufficient means neglects or refuses to maintain his wife unable to maintain herself, or his legitimate or illegitimate minor, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ये 125 CRPC जो कि रिपील हो चुका है उसमें लिखा हुआ था, minor child whether married or not unable to maintain herself, or his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain herself itself, or his father or mother unable to maintain himself or herself. अब जो चेंजेस हैं अगर इसको कंपेयर करेंगे न्यू प्रोविज़न से, तो 125 CRPC का न्यू प्रोविज़न है 144 ऑफ भारतीय
न्याय संहिता, थोड़ा वो अभी याद नहीं हुआ है पूरा, तो उसमें देखेंगे तो ये माइनर शब्द जो है ये हटा दिया गया है। ये देखिए, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड आ गया। ये जो माइनर वर्ड था जो पहले, ये हटा दिया गया है। फिर से देखेंगे 125 पुराना, वन 125 में देखिए यहां पर माइनर वर्ड है, ये जो माइनर वर्ड है ये माइनर वर्ड है। और 144 का न्यू लॉ, इसमें देखिए ये माइनर वर्ड नहीं है, यहाँ पर ये पोर्शन में माइनर नहीं है। और सिमिलरली जो कि पुराने वाले में 125 में माइनर, यहाँ माइनर था 125 1B में, तो जब एक्सप्लेनेशन की बात आई थी तो एक्सप्लेनेशन ए दिया हुआ था, माइनर मीन्स ए पर्सन सो एंड सो, माइनर का डेफिनेशन था। ये डेफिनेशन भी 144 जो न्यू एक्ट है उसमें से हटा दिया गया है। ये एक्सप्लेनेशन में देखिए सीधा ये वाइफ का डेफिनेशन आ गया, वो माइनर वाला डेफिनेशन हट गया है। एक ये चेंज हुआ। दूसरा जो चेंज हुआ है वो जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पर हुआ है, प्रोसीजर के पॉइंट पर, सेक्शन 145 में। पहले मैं चेंजेस बता देता हूँ। 145 जो प्रोसीजर है नए वाले में, ये जो प्रोसीजर है, तो इसमें जो आया है कि प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 144 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ द ओल्ड एक्ट may be taken against any person in any district where he is or where he or his wife resides or where he last resided with his wife or as the case may be with the mother of the illegitimate child. Now D ये ऐड हुआ है, पहले वाले में नहीं था। where his father or mother resides, ये देखेंगे ये पहले वाले में ये प्रोविज़न नहीं था। ये 145 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविज़न पुराना था वो 126 था, और 126 में देखेंगे तो ये 3 ही जगह पर था, 3 जगह पर आप केस कर सकते थे। अब ये क्लॉज डी जो है ऐड किया गया है 145 में, फिर से क्लॉज डी देखेंगे, ये क्लॉज डी ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये 2 मेजर चेंजेस हैं। एक कि माइनर वर्ड हटा दिया गया, दूसरा प्लेस ऑफ सुइंग में एक ऐड कर दिया गया जहाँ पर फादर और मदर रिसाइड करते हैं। तो ये हमारा 2 मेजर चेंजेस हुआ। अब जो है इसको समझने के बाद अब थोड़ा सा 2 जजमेंट, क्योंकि 125 का जो कॉन्टेक्स्ट था पहले, उसमें 2 जजमेंट देखते हैं। फिर हम लोग आएंगे साहबानो, प्री साहबानो एंड पोस्ट साहबानो, और उसके बाद क्या अभी रिसेंटली क्या डिसीजन आया। तो अब जो पुराना जजमेंट था वो देखेंगे, जागीर कौर एंड अनदर वर्सेस जसवंत सिंह, 1964 2 SCR 73, ये साइटेशन है। ये इसमें जो व्यू लिया गया था वो व्यू सिंपल यही था कि ये एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। पैरा 12 मैं जस्ट पढ़ देता हूँ। टू समराइज ऑर्डर 36 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये उस समय के लॉ के हिसाब से, प्रोवाइडिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स एंड चिल्ड्रन इंटेंड्स टू सर्व ए सोशल पर्पस। सेक्शन 488 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 125 इन ओल्ड लॉ, इवन मतलब 1898 वाले में। 1898 CRPC के बाद आया था 1973, और उसके बाद अब आया है 2023। तो ये 1898 के अंडर में 488 सिमिलर प्रोविजंस था। प्रेस्क्राइब्स अल्टरनेटिव फोरम्स टू द enable the deserted wife or a helpless child, legitimate or illegitimate, to get urgent relief. Proceedings under the section can be taken against the husband or the father, as the case may be, in a place where he resides permanently or temporarily, or where he last resided in any district in India, or where he happens to be at the time the proceedings are initiated. तो ये आपका शुरू में एक जजमेंट आ गया, और उसके बाद सेकंड जजमेंट जो कि थोड़ा सा उसके बाद फिर सारा कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगा। सेकंड जजमेंट में हम आते हैं
सेकंड जजमेंट का साइटेशन ये देखेंगे 1979 2 SCC 316, ये बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन फिदाली चोटिया, ये 1979 2 SCC 316। इसमें ये जो जजमेंट जस्टिस कृष्णा अय्यर का जजमेंट था, इसमें इन्होंने जो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स था पैरा 3 में कि 125 CRPC में प्रोसीड हुआ था, मंथली अलाउंस दिया गया था और मैटर जो है उसके बाद इसको सेटल किया गया था, उसके बाद फिर आया था ये मैटर। तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरा 7 देखेंगे इसको। द मीनिंग ऑफ मीनिंग्स इज डिराइव्ड फ्रॉम वैल्यूज इन ए गिवन सोसाइटी एंड इट्स लीगल सिस्टम, आर्टिकल 15(3। अब इसको आर्टिकल 15(3) के स्टैंड पर लेकर चले गए। हैज़ कंपेलिंग compassionate relevance in the context of section 125 and the benefit of doubt if any in statutory interpretation belongs to ill-used wife and the derelict divorcee. This social perspective granted the resolution of all the disputes projected is easy. Surely Parliament, in keeping with Article 15(3) and deliberate by design, made a special provision to help women in distress cast away by divorce. Protection against moral and material abandonment manifest in Article 39 is part of social and economic justice specified in Article 38, fulfillment of which is a fundamental to the governance of the country, Article 37. From the coin of vantage, we must view the prior printed text of the particular code. तो ये सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का पार्ट बना दिया गया। इसमें इस जजमेंट ने सेक्शन 125 बोल लीजिए, 488 ऑफ द अर्लियर 1898 एक्ट बोल लीजिए, और रिसेंटली अब जो आ गया है 144 ऑफ द न्यू एक्ट बोल दीजिए। तो ये जो प्रोविजंस हैं दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। दिस हैज़ बीन इनैक्टेड इन टर्म्स ऑफ द कमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हैज़ टू बी डन। तो यहाँ से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जस्टिस कृष्णा अय्यर ने दिया। और उसके बाद पैरा 10 भी इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये जो है ब्रॉड गाइडलाइंस देता है। उसके बाद फिर कौन सा लॉ अप्लाई करेगा नहीं अप्लाई करेगा उस तरीके से डिस्कशंस चलेंगे, लेकिन जो ब्रॉड गाइडलाइंस आया था वो इस जजमेंट में आया था। पैरा 10, द लास्ट डिफेंस बेस्ड ऑन द मेहर पेमेंट, ये भी मेहर पेमेंट मेरिट्स मोर सीरियस अटेंशन। द कॉन्ट्रैक्चुअल लिम्ब ऑफ द कंटेंशन मस्ट इजीली फेल। यहाँ पर कहा गया था कि मैंने मेहर दे दिया है, उसके बाहर देने की ज़रूरत नहीं है। द कंसेंट डिक्री ऑफ 1962, क्योंकि 1973 से पहले जो इस केस में एक कंसेंट भी हुआ था मैरिज में, कि और उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने आई हैव रिसीव्ड एवरीथिंग। उसके बाद वाइफ ने यह केस किया था। द कंसेंट डिक्री ऑफ 1962 रिजॉल्व्ड ऑल डिस्प्यूट्स एंड सेटल्ड ऑल क्लेम्स देन अवेलेबल, बट हियर इज ए न्यू स्टैट्यूटरी राइट created as a projection of public policy by the Code of 1973, which could not have been in the contemplation of the parties when in 1962 they entered into a contract to adjust their then mutual rights. No settlement of claims which does not have the special statutory right of the divorcee under section 125 can operate to negate the claim. सेटलमेंट के बाद भी इस केस में क्लेम दिया गया है 125 के केस में। अब पैरा 11 5th line 6th line, the point must be clearly understood that the scheme of the complex of the provisions of chapter 9 has a social purpose. Ill-used wife and desperate divorcees shall not be driven to material and moral dereliction to seek sanctuary in the streets. This traumatic horror animates the amplitude of section 127, where the husband, by customary payment at the time of divorce, has adequately provided for the divorcee a subsequent series of recurrent doles in contra indicated and the husband liberated. This is the teleological interpretation, the sociological decoding of the text of section 127. The keynote thought
is adequacy of payment which will take reasonable care of her maintenance. बहुत ही क्लियरली इस प्रोविजन को होल्ड किया गया कि दिस इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। और इसमें अगर कोई म्यूचुअल कंसेंट भी होता है पहले के इससे पहले, then that consent decree will not come in the way of enforcing this right. इसके बाद ये जब हो गया उसके बाद आता है साबानो जजमेंट। साबानो जजमेंट आने से पहले जो प्रोविज़न था मेंटेनेंस का उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में डाल दिया गया था इन दो जजमेंट से। दो जजमेंट कौन कौन से जो मैंने अभी बताया, ये 1979 2SCC 316 बाई ताहिरा और 1964 2SCR 73 या AIR 1963 SC 1521 जागीर कौर वर्सेस जसवंत सिंह। ये दोनों जजमेंट ने मिल करके जो मेंटेनेंस के प्रोविज़न को बहुत ही क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशनल जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का, उसका पार्ट बना दिया गया था। उसके बाद आता है साबानो जजमेंट। साबानो जजमेंट इज़ 85 2SCC 556। अब साबानो जजमेंट जो है उसमें जब फैक्ट्स देखेंगे, फैक्ट्स बहुत ही सिंपल है। 125 की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई और उसमें हस्बैंड एडवोकेट थे तो उन्होंने इसको काफ़ी कंटेस्ट भी किया। 5 मेंबर बेंच डिसीजन है ये। 5 मेंबर बेंच में जस्टिस पटनायक, जस्टिस राजेंद्र बाबू, जस्टिस महापात्रा, दोराईस्वामी राजू जी एंड शिवराज बी पाटिल। फर्स्ट पैरा ही आ रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, सॉरी ये जो है फैक्ट्स में आएगा। पैरा 2, the appellant, who is an advocate by profession, was married to the respondent in 1932. 3 sons and 2 daughters were born of that marriage. In 75, the appellant drove the respondent out of the matrimonial house. In April 78, the respondent filed a petition against the appellant under section 125 CRPC. तो इस तरीके से ये 125 CRPC के अगेंस्ट में ये मैटर आया। इसमें सॉरी वो जो जजमेंट था वो डैनियल लतीफ़ी का पहले वाला मैंने बता दिया था। डैनियल लतीफ़ी इसके बाद आएगा। तो ये 1985 2SCC 556 ये था साबानो का। इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट है। लॉ जो है इसमें जो होल्ड किया गया वो ये है कि द आर्गूमेंट ऑफ द प्लेंटिफ that according to the Muslim personal law, his liability to provide for the maintenance of his divorced wife is limited to the period of iddat, despite the fact that she is unable to maintain herself, has therefore to be rejected. The true position is that if the divorced wife is able to maintain herself, the husband's liability to provide maintenance for her ceases with the expiration of period of iddat. If she is unable to maintain herself, she is entitled to take recourse of section 125. पूरा जजमेंट पढ़ेंगे। सिंपल इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि अगर वो मेंटेन कर सकती हैं तब तो पीरियड ऑफ इद्दत तक उनका मेंटेनेंस ज़रूरी है, अगर नहीं कर सकती है तो उसके बाद भी होगा। और बाई ताहिरा का जो जजमेंट था उसको अपहोल्ड किया गया। बाई ताहिरा का जो जजमेंट था वो इसी केस में, साबानो केस में अपहोल्ड किया गया। बाई ताहिरा एंड फजलन बी दोनों ही जस्टिस कृष्णा अय्यर के जजमेंट थे, उसको अपहोल्ड किया गया। इसके बाद ये जब हो गया तो ये होने के बाद ये नया लॉ आता है, ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट।
यहाँ से सारा कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है। तो प्री साहबानों का पोजीशन देखिए। प्री साहबानों बहुत क्लियर है, शुरू के दो जजमेंट्स ने ही, जागीर कौर ने और बाई ताहिरा ने, बाई ताहिरा अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, यस बाई ताहिरा, इन दोनों जजमेंट ने जो प्रोविजन है 125 का, उसको सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ तक उसको लेगा, इसके इम्पोर्टेंस को। तो जब वहाँ तक ये चला जाता है तो ऑब्वियसली साहबानों 5 मेंबर बेंच अपहेल्ड करती है बाई ताहिरा को, और दूसरा एक जजमेंट था, दोनों जस्टिस कृष्णा अय्यर के जजमेंट हैं। अपहेल्ड करने के बाद एक इम्प्रेशन ये हुआ कि जो नया लॉ आता है, इसको कहा गया कि साहबानों जजमेंट को अपसेट करने के लिए नया लॉ लाया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो ये बात सही भी है। लॉ का नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। लेकिन क्या ये लॉ पूर्ण अपसेट करने के लिए लाया गया था? समझते हैं थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है, एन एक्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स of Muslim women who have been divorced by or have obtained divorce from their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto. तो an act to protect the rights, तो ये एक्ट आया था राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब बोला जाता है तो जो इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स हैं, unless some rights are curtailed, all the existing rights have to be treated as deemed to have been protected by their act also. अब अगर इसको कॉम्प्रिहेंसिवली इस एक्ट को देखेंगे तो इस एक्ट में कहीं भी जो एग्जिस्टिंग राइट्स हैं, जो सेक्शन 488 में ऑफ 1898 सीआरपीसी में था या 125 का में था 1973 में, वो सारे एग्जिस्टिंग राइट्स हैं। वो सारे एग्जिस्टिंग राइट्स थे जब ये एक्ट का इनैक्टमेंट हुआ। तो उसमें इन जो राइट्स को, जो एग्जिस्टिंग राइट्स को, इस एक्ट में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि दोज थिंग्स विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड नॉट अवेलेबल फॉर मुस्लिम वुमेन, वो नहीं कहा गया। तो इसलिए एक इंटरप्रिटेशन ये आया कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट जो है एग्जिस्टिंग राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और साथ में कुछ एडिशनल राइट्स दे रहा है। अब इसमें जो मेन प्रोविजंस थे, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ही देखेंगे, यही बेसिकली जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसी को दो कैटेगरी में सेक्शन 3 और 4 में डाला गया है। द मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू ए रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन। अब प्रोविजन वर्ड को बहुत ध्यान से समझेंगे। एंड मेंटेनेंस विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत by her former husband and in case she maintains the children born to her, उसके बाद वो उतना रेलिवेंट नहीं है। तो सेकंड था where a Muslim divorced woman is unable to maintain herself। तो पहला आ गया कि reasonable and fair provision of maintenance within the period of iddat, and second where the Muslim divorced woman is unable to maintain herself after the period of iddat, the magistrate is empowered to make an order for the payment of maintenance by her relatives। तो यहाँ पर आ गया कि इद्दत, ये जो इंटरप्रिटेशन हुआ, इसीलिए वो डिस्प्यूट हुआ था कि जो इंटरप्रिटेशन हुआ इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन अगर हम देखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन आता है सेक्शन 3, Section 3, meher or other properties of Muslim women to be given to her at the time of divorce, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a divorced woman shall be entitled to। अब यहाँ पर ये जो notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, ये इंटरप्रेट हुआ है सब्सिक्वेंट जजमेंट्स में, मैं बताता हूँ। A reasonable and fair provision of maintenance to be made and paid to her। तो इसमें
provision and maintenance, reasonable and fair, are paid to her within the iddat period for by her former husband. इसका इंटरप्रिटेशन उस समय जो इनिशियली जब किया गया तो वो ये किया गया कि विद इन द इद्दत पीरियड, मतलब जो मेंटेनेंस देना है वो इद्दत पीरियड तक का देना है। सब्सिक्वेंटली कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो है इसको ध्यान से देखेंगे, ए रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन। कोर्ट ने बोला, मैं अभी पढ़ देता हूँ उसके जजमेंट्स के पोर्शन। कोर्ट समझने के लिए मैं अभी यहीं पर स्टिक कर रहा हूँ। बेयर एक्ट्स अगर समझ जाएंगे तो जजमेंट्स फॉलो करते हैं। ए रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर। यहाँ पर फुल स्टॉप कर दें समझने के लिए। तो कहा गया कि रीजनेबल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए और पे होना चाहिए। प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर। तो एंड मेड एंड पेड टू हर अगर यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाए तो फिर वो इशू ही नहीं उठता कि इद्दत से पहले का है या इद्दत के बाद का है। अगर यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाए उसका मतलब है कि सारा जो भी पूरे लाइफ है, अनलेस सब्सिक्वेंट प्रोविजंस हैं कि अगर रीमैरिज हो जाता है तो ऑब्वियसली बेएबल नहीं है। तो अगर रीमैरिज नहीं होता, अभी उसकी बात समझते हैं, तो फिर इद्दत का जो पीरियड है वो इररिलेवेंट हो जाता है अगर पेड टू हर के बाद फुल स्टॉप समझे तो कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली इंटरप्रेट यही किया है कि पेड टू हर विद इन द इद्दत पीरियड बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। मतलब ये विद इन द, ये जो टर्म है विद इन द इद्दत पीरियड बाय हर फॉर्मर हस्बैंड, ये टर्म जो है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इद्दत पीरियड तक का पेमेंट करना है। इसका मतलब ये है कि रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस को इद्दत से पहले पहले कर देना है। लेकिन वो कौन से पीरियड तक का होगा? वो उसके पूरे लाइफ तक का होगा अगर वो रीमैरिज नहीं करती। समझिए, अगर ये जो है विद इन द इद्दत पीरियड बाय हर हस्बैंड, ये अगर बात आ रही है तो ये बात आ रही है कि आप पूरे लाइफ का मेंटेनेंस डिसाइड करोगे, प्रोविजन करोगे, रीजनेबल एंड फेयर करोगे, प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड। फिर से पढ़ता हूँ, ये रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर, ये हो जाना चाहिए इद्दत खत्म होने से पहले। बस इद्दत खत्म होने से पहले उनकी पूरी जिंदगी का पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 125 में जा सकते हैं। ये इंटरप्रेट हुआ सेक्शन 3। आगे चल करके मैं दिखाता हूँ। वेयर सी हरसेल्फ मेंटेन्स द चिल्ड्रन बॉर्न टू हर, क्लॉज बी है, बिफोर और आफ्टर द डाइवोर्स, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन। ये जो रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन को जो इंटरप्रेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको बोला ये पूरे लाइफ के लिए होगा। ये सिर्फ इद्दत और नॉन इद्दत, इद्दत के बाद, इद्दत से पहले कुछ नहीं। बेसिकली जो मैं आपको टैक्स बता देता हूँ, जो जजमेंट्स आया कि जो मेहर होता है, मेहर इज रिस्पेक्ट विथ इज फॉर शोइंग रिस्पेक्ट टू द लेडी एंड दैट इज रिलेटेड टू द मैरिज, नॉट डाइवोर्स। तो इसलिए मेहर का जो पेमेंट होता है वो रिस्पेक्ट शो करने के लिए है और वो मैरिज से रिलेटेड है। जब आप डाइवोर्स की बात करते हो तो उस समय रीजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस की बात होती है और उसका प्रोविजन बनाना है। और उसका प्रोविजन बनाना जब ये बात होती है तो फिर इसको टोटल उसके पूरे लाइफ टाइम के साथ जोड़ा जाएगा कि पूरे लाइफ टाइम का रीजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस और उसका प्रोविजन बनाओ और प्रोविजन बना करके इद्दत से पहले पे करो। ये इसका मतलब है। ये नहीं कि इद्दत तक पे करो, इद्दत के पीरियड का ही पे करना है। पूरे लाइफ का प्रोविजन बनाना है, फेयर प्रोविजन बनना है, रीजनेबल होना चाहिए, और लेकिन सारा चीज़ इद्दत से पहले, इद्दत खत्म होने से पहले उनके हाथ में दो, पूरे लाइफ का ये प्रोविज़न है। और अगर वो बच्चे को रखती है तो फिर उनके रिलेटिव्स से भी अलग से प्रोविज़न दे दिया गया कि उनका अगर लेडी का डेथ होगा तो उनके प्रॉपर्टीज़ जिनको मिलेंगी उनसे भी वो ले सकती हैं। अगर उनमें से कोई नहीं दे पाएगा तो फिर वो वक्फ बोर्ड्स में पे जा सकती हैं। ये सेक्शन 3 और 4 था। तो अगर बहुत ही स्ट्रिक्टली देखिएगा तो सेक्शन 3 और 4 ये लगा था कि साहबानों को अपसेट करने के लिए किया गया, लेकिन साहबानों को अल्टीमेटली अपसेट नहीं किया जा सका। ये सब्सिक्वेंट जजमेंट जो आया डैनियल लतीफ़ी का, जिसमें कि इस प्रोविज़न को चैलेंज किया गया, जो कि मैं 2001 7 SCC 740
इसमें जो फाइनली आया फाइव में जो वैलिडिटी इसमें मेन था, वैलिडिटी का ही इशू था, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द मुस्लिम वुमेन एक्ट, इसमें ये डिसाइड हुआ था। इसमें पैरा 21 थोड़ा रेलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये बहुत ही क्लियर दिया गया, नाउ इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज द प्रोविजंस ऑफ एक्ट टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द सेम। द प्रियम्बल ऑफ द एक्ट सेट्स आउट दैट इट इज़ एन एक्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन who have been divorced by or have obtained divorce from their husbands and to provide the matters connected therewith or incidental thereto. A divorced woman is defined under so and so। और उसके बाद इन्होंने इद्दत पीरियड को डिफाइन किया है। इद्दत पीरियड को डिफाइन करने के बाद जो रेलेवेंट पोर्शन में आएगा पैरा 28। A careful reading of the provisions of the Act would indicate that a divorced woman is entitled to a reasonable and fair provision for maintenance. It was stated that Parliament seems to intend that the divorced woman gets sufficient means of livelihood after the divorce, and therefore the word provision, जो मैं भी डिस्कस कर रहा था, provision indicates that something is provided in advance for meeting some needs. In other words, at the time of divorce, the Muslim husband is required to contemplate the future needs and make preparatory arrangements in advance for meeting those needs. Reasonable and fair provision may include provision for her residence, her food, her clothes, and other articles. The expression within should be read as a during or for, and this cannot be done because words cannot be construed contrary to their meaning, as the word within would mean on or before, not beyond, and therefore it was held that the act would mean that on or before the expiration of iddat period, the husband is important, the husband is bound to make and pay maintenance to the wife, and if he fails to do so, then the wife is entitled to recover it by filing an application before magistrate as provided in section 3, subclause 3 by, but nowhere has Parliament provided that reasonable and fair provision and maintenance is limited only for iddat period and not beyond it. It would extend to whole life of the divorced wife unless she gets married for second time। तो सेक्शन 3 और 4 जो एक्ट था, एक्ट में उन्होंने बहुत ही क्लियर ये कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सेक्शन 3 और 4 ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, कि ये जो एक्ट है ये जो बोल रहा है कि विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत, उसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए मेंटेनेंस होगा, इद्दत पीरियड के बाद मेंटेनेंस नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि पूरा एडवांस में इद्दत पीरियड ख़त्म होने से पहले पहले हस्बैंड को वाइफ के मेंटेनेंस के बारे में पूरा सोचना पड़ेगा, सारा प्रोविज़न करना पड़ेगा, फेयर एंड रीजनेबल मेंटेनेंस को का प्रोविज़न करना पड़ेगा, और वो सब चीज़ इद्दत ख़त्म होने से पहले दे देना पड़ेगा, प्रोविज़न बना करके उनको इंश्योर कर देना पड़ेगा जिसमें सारे राइट्स हैं। तो एडवांस में करना है, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि इद्दत पीरियड का है। 29, the important section of the act in section 3 which provides that a divorced woman is entitled to obtain from her husband maintenance, provision and meher, and to recover from his possession her wedding presents and dowry, and authorizes the magistrate to order payment or restoration of these sums of the properties. The crux of the matter is that the divorced woman shall be entitled to reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid to her within the iddat period by her former husband. The wordings of section 3 of the act appears to indicate that the husband has two separate and distinct obligations to make a reasonable and fair provision for his divorced wife and to provide maintenance for her. The emphasis of this section is not on nature or duration of any such provision or maintenance, but on the time by which an arrangement for payment of the provision and maintenance should be concluded, namely within the iddat period. तो इस एक्ट को इंटरप्रेट कर दिया गया, और इस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर यह कहा गया कि सेक्शन 25 में इसे बाहर नहीं है। फिर ये इस पोर्शन को देखेंगे। ऑब्वियसली द राइट टू हैव ए फेयर एंड रीजनेबल प्रोविजन इन हर फेवर इज ए राइट इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द वुमेन्स फॉर्मर हस्बैंड, एंड इन एडिशन टू व्हाट
he is obliged to pay as maintenance. Thirdly, the words of the Holy Quran as translated by so and so, though may be incorrect, and that other translation employed by the words. This court in Sabano case dismissed this aspect by holding that it is a distinction without a difference. Indeed, whether ये फिर relevant उतना नहीं है. फिर 30 में comparison of these provisions with section 125 CRPC will make it clear that requirements provided in section 125 and the purpose, object and scope thereof being to prevent vagrancy by compelling those who can do so to support those who are unable to support themselves and who have a normal and legitimate claim to support are satisfied. If that is so, the argument of the petitioner that a different scheme being provided under the Act which is equally or more beneficially on the interpretation placed by us from the one provided under the Code of Criminal Procedure deprive them of their right loses its significance. The object and scope of Section 125 CRPC is to prevent vagrancy by compelling those who are under an obligation to support those who are unable to support themselves, and that object being fulfilled, we find it difficult to accept the contention urged on behalf of the petitioners. So जो petitioners ने एक्ट को चैलेंज किया था ये बोल करके कि 125 का राइट हमें नहीं मिल रहा है, उस आर्गुमेंट को उन्होंने डिनाई कर दिया कि दो ग्राउंड पर कि नहीं, ये जो राइट्स इसमें जो दिया गया है वो राइट्स जो है वो इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग राइट्स है, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग राइट्स, और उसके बाद जो 125 इसलिए ख़त्म नहीं होता. पेज 764 में इट इज़ वेल सेटल्ड दैट ऑन ए रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन ए गिवन statute will become ultra virus or unconstitutional and therefore void, whereas on other construction which is permissible the statute remains effective and operative. The court will prefer the latter on the ground that the legislature does not intend to enact unconstitutional law. We think the latter interpretation should be accepted, and therefore the interpretation placed by us results in upholding the validity of the Act. It is well settled that when by appropriate reading of an enactment the validity of the Act can be upheld, such interpretation is accepted by courts and not the other way round. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी एक्ट की वैलिडिटी को अगर हम लोग अपहोल्ड कर सकते हैं एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, लीगली परमिसिबल इंटरप्रिटेशन दे करके, तो उस एक्ट को अपहोल्ड किया जाएगा. तो इस एक्ट का अपहोल्ड किया गया ये बोल करके कि इसमें 125 के राइट्स नहीं लिए गए हैं, 125 के अलावा कुछ राइट्स दिए गए हैं, और वो राइट्स जो हैं वो अगर साइमल्टेनियसली अवेलेबल है, और ये बहुत ही क्लियरली बोल दिया कि ये सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए नहीं है, इद्दत पीरियड के बाद के लिए भी होगा. उसके बाद पैरा 36 में फाइनल जो व्यू दिया, ए मुस्लिम हस्बैंड इज लायबल टू मेक रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन फॉर द फ्यूचर of the divorced wife, which obviously includes her maintenance as well. Such a reasonable and fair provision extending beyond the iddat period must be made by the husband within the iddat period in terms of section 3(1)(a) of the Act. Liability of a Muslim husband to his divorced wife arising under section 3(1)(a) of the Act to pay maintenance is not confined to the iddat period. ये इंटरप्रिटेशन दिया और इसी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर ही एक्ट को अपहोल्ड किया. ए डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमन who has not remarried and who is not able to maintain herself after iddat period can proceed as provided under section 4 of the Act against her relatives who are liable to maintain her in proportion to the properties which they inherit on her death according to Muslim law from such divorced woman, including her children and parents. If any of the relatives being unable to pay maintenance, the magistrate may direct the state work board established under the Act to pay such maintenance. The provision of the Act do not offend section article 14, 15 and 21 of the Constitution of India. तो दो ग्राउंड था जिसके बेसिस पर एक्ट को अपहोल्ड किया गया कि 125 का राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बाद एडिशनल राइट्स हैं. सेकंड, जो सेक्शन 3 और 4 का इंटरप्रिटेशन हुआ कि सेक्शन 3 और 4 का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से नहीं किया जाएगा कि सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए मेंटेनेंस देना है, बल्कि ये कहा जाएगा कि पूरे फ्यूचर के लिए
प्रोविज़न करना है, रीजनेबल एंड फेयर कॉम्पनसेशन, और उसका प्रोविज़न मतलब उसकी व्यवस्था करनी है। और ये प्रोविज़न और व्यवस्था को पे करना और व्यवस्था करना, ये सारे अब काम इद्दत पीरियड से पहले, इद्दत पीरियड ख़त्म होने से पहले हो जाना चाहिए। तो ये साबानो जजमेंट के बाद जो नया वाला लॉ आया था उसके अपहोल्ड करते हुए दिया गया। मतलब अगर आप लेटर एंड स्पिरिट की बात करेंगे तो साहबानों को रीट्रेट किया गया, और साहबानों को रीट्रेट करके एक नए एक्ट को इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया कि साहबानों लिक्विडेट ना हो पाए, और जो मुस्लिम वुमेंस के राइट जो हैं अंडर सेक्शन 125 1973, जो कि अब 144 हो गया है ऑफ न्यू लॉ, वो ख़त्म ना हो। उसके बाद 3-4 जजमेंट्स और आए, वो जस्ट आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको साइटेशन दे देता हूँ। 2007 6 SCC 785 इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो ये फिर यही सारे व्यूज़ को सबमिट करेंगे। और फिर 2010 1 SCC 666 सबाना बानो वर्सेस इमरान खान। देन 2014 12 SCC 646 खातून निसा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एंड देन 2014 12 SCC 636 समीम बानो वर्सेस अशराफ खान। इन सारे जजमेंट्स में डैनियल लतीफ़ी को फॉलो किया गया, और साथ साथ जो लेटर एंड स्पिरिट एंड सोल था साहबानों का, उसको बचाए रखने की कोशिश पूरी तरीके से की गई, ये कहते हुए कि ठीक है, नया लॉ आ गया है, नए लॉ में कुछ राइट्स दिए गए हैं, लेकिन 125 के जो राइट्स हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो साइमल्टेनियसली अवेलेबल हैं मुस्लिम वुमेंस के लिए भी। और एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द न्यू लॉ जो है वो ये बोल रहा है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट है। तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट मीन्स एग्जिस्टिंग राइट है। एग्जिस्टिंग राइट जो है वो 125 का भी राइट था। तो एक्ट को कहा गया कि ये 125 के राइट को प्रोटेक्ट करता हुआ एडिशनल राइट दे रहा है, और ये इंटरप्रिटेशन दे करके डैनियल लतीफ़ी के जजमेंट में जो नया लॉ आया था उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहोल्ड किया गया कि हम लोग अपहोल्ड कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके का इंटरप्रिटेशन देना पॉसिबल है। जजमेंट में ये भी कहा गया कि अगर ये इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे तो ये एक्ट ख़त्म हो जाएगा। मतलब कोई ये नहीं, मुस्लिम हस्बैंड ये नहीं क्लेम कर सकता कि जो इंटरप्रिटेशन डैनियल लतीफ़ी में दिया गया है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं अगर देंगे तो पूरा एक्ट ही ख़त्म हो जाएगा। एक्ट को बचाने के लिए ही वो जजमेंट दिया गया डैनियल लतीफ़ी का, और वो इंटरप्रिटेशन दिया गया नए एक्ट को सेक्शन 3 और 4 में। इसलिए अब डैनियल लतीफ़ी, शाहबानो दोनों मिलकर के उसके बाद जो 3-4 जजमेंट्स हैं, सारे जजमेंट्स में यही आया कि 125 भी अवेलेबल है और वहाँ प्रोविजंस भी अवेलेबल है सेक्शन 3 और 4 में। जहाँ भी मुस्लिम लेडी जाना चाहती हैं वो जा सकते हैं। अब जो है कुछ दिनों के बाद, जस्ट फॉर नॉलेज, फैमिली कोर्ट्स एक्ट आता है 1984। अब जो पहले जब था 125 ये सारा मजिस्ट्रेट के पास चलता था। अब फैमिली कोर्ट्स एक्ट में आकर के स्पेशल प्रोविज़न आ गया, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। इसमें सेक्शन 7 में जुरिस्डिक्शन आ गया। सेक्शन 7 में वो चैप्टर, पूरा चैप्टर जिसमें कि 125 CRPC है, वो पूरा चैप्टर का जुरिस्डिक्शन दे दिया गया। तो अब कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि फैमिली, अगर आप 125 में जाएंगे तो फैमिली कोर्ट में जाएंगे, अगर सेक्शन 3 और 4 में जाएंगे, सेक्शन 3 और 4 ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, अगर उसमें जाएंगे तो फिर वो आपको मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। ये जस्ट प्रोसीजरल एक नॉलेज है। इसके बाद 2019 में एक डेवलपमेंट होता है। 2019 में आपका जो नया लॉ आता है जो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड था, इसे टाइटल है इसका द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। ये जो पहला वाला एक्ट था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, वो 1986 साबानो जजमेंट के बाद
ये सेम है, केवल द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट। इस एक्ट में एक प्रोविजन है कि तलाक का डेफिनेशन है। तलाक मीन्स तलाक बिद्दत और एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक हैविंग द इफेक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड इररिवोकेबल डाइवोर्स प्रोनाउंस्ड बाय मुस्लिम हस्बैंड। इसमें बोल दिया गया कि तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल कब होगा? एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय ए मुस्लिम हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर शैल बी वॉइड एंड इलीगल। अब इसको देने के बाद सेक्शन 5 में एक सबसिस्टेंस अलाउंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया कि अगर इस एक्ट में जो डाइवोर्स है वो अगर इस एक्ट में उसको इलीगल क्लेम किया जाए तो इस एक्ट में एक सबसिस्टेंस भी आप मांग सकते हैं विदाउट prejudice to the generality of the provisions contained in any other law for the time being in force. A married Muslim woman upon whom talaq is pronounced shall be entitled to receive from her husband such amount of subsistence allowance for her and dependent children as may be determined by the magistrate. अब इस एक्ट में भी जो है प्रोविजन जो है मैजिस्ट्रेट के पास है। तो दोनों एक्ट में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स जो 1986 का है एंड देन मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज जो कि 2019 का है। दोनों राइट्स में प्रोसीडिंग्स चलेंगी मैजिस्ट्रेट के पास, 125 में चलेगा फैमिली कोर्ट के पास। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया कि एक जो डिस्प्यूट हुआ था कि ट्रिपल तलाक इलीगल है, ट्रिपल तलाक नहीं दिया जा सकता, तो उसमें एक स्पेशल लॉ ही बना दिया गया कि अगर ट्रिपल तलाक अगर आप देते हो और वो अगर इलीगल है और जब तक वो क्लेम करते हैं कि इलीगल है तो फिर आप इसमें भी जा सकते हो। जो 2019 वाला लॉ है उसमें उसको सबसिस्टेंस अलाउंस बोल रहे हैं। ठीक है, वो जो लीगल जजमेंट्स हैं कि अगर आपको कहीं भी मेंटेनेंस मिल रहा है, 125 में मिल रहा हो या 1986 वाले लॉ में मिल रहा हो या 2019 वाले में मिल रहा हो तो डबल पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, वो एक एस्पेक्ट है। लेकिन आप 3 जगह पर आप ले सकते हैं, मुस्लिम वुमेन जो है वो 3 जगह से मेंटेनेंस ले सकते हैं 3 प्रोविजंस के हिसाब से। मैजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 3 एंड 4 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, वो अगर लीगल डाइवोर्स है तो। अगर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज अगर वो इलीगली ट्रिपल तलाक देते हैं तो फिर उसमें आप सबसिस्टेंस अलाउंस के ले जा सकते हैं। और सेक्शन 125 तीनों आपके पास अवेलेबल है, आप तीनों को इन्वोक कर सकते हैं। 125 में आप फैमिली कोर्ट में जाएंगे, बाकी दोनों में मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए 2024 10 जुलाई जो नया जजमेंट आया वो है 2024 SCC ऑनलाइन 1468 मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अनदर। ये सारे एस्पेक्ट्स कंसीडर होते हैं। कंसीडर होने के बाद जो है जो ऑब्जर्वेशंस आता है वो ऑब्जर्वेशंस इसमें इनफैक्ट जो 2 मेंबर बेंच जजमेंट था, दोनों जजेस ने अपने अपने व्यूज़ दिए। सॉरी, 1 मिनट, जस्टिस नागरत्ना एंड जस्टिस मासिया दोनों ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, अलग अलग व्यूज़ दिए हैं। जस्टिस मसीह का जो व्यू है वो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। पैरा 19 Section 127(3)(b) has a setting, scheme and a purpose and no talaq of purpose different from the sense is permissible in statutory construction. The payment of an amount customary or other contemplated by the measure, यहाँ पर थोड़ा सा 127(3)(b) जो बोल रहे हैं ना, इसको समझने के लिए जस्ट 127 अगर देखते हैं, 127 कुछ खास नहीं है। 127 में है कि जैसे आपको अगर मेंटेनेंस मिल रहा है तो वो मेंटेनेंस को कब कब हम लोग चेंज कर सकती है कोर्ट, तो ये 127 है, ऑल्टरेशन ऑफ अलावेंस। तो उसमें 3B क्या है कि 3B में भी चेंज कब हो सकता है कि द वुमेन हैज़ बीन डाइवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड एंड शी हैज़ रिसीव्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ द सेड ऑर्डर द whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce
कैंसिल सच ऑर्डर। तो इसमें ये चूंकि एक प्रोविज़न आया, तो इसमें ये क्लेम किया गया कि मान लीजिए कि कस्टमरी लॉ में, मुस्लिम लॉ में मान लीजिए कस्टमरी लॉ में हमने सारा पेमेंट उनको कर दिया, मेहर का सारा पेमेंट कर दिया, मेहर का सारा पेमेंट कर दिया, तो फिर अब ये नहीं होना चाहिए। ये आर्गूमेंट उठाया गया 127(3)(b) में कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर सारा पेमेंट हो जाता है तो आप नहीं उठा सकते इस बात को। मैंने पहला जजमेंट बोला था कि अगर सेटल भी हो जाता है तो भी नहीं, तो भी नया लॉ में अगर प्रोविज़न है तो आपको एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर नए लॉ के तहत ये कहा गया कि मैंने कस्टमरी लॉ में सारा मेहर पे कर दिया, तो सारा मेहर पे कर दिया तो अब ये कोई मेंटेनेंस का हो नहीं सकता, और अगर हो चुका है तो उसको आप कैंसिल करो। तो इस पॉइंट को कहा गया कि नहीं। अब इसको देखिए किस तरीके से ये दिया गया है। जस्ट सेक्शन 127(3)(b has a setting, scheme and a purpose, and no talaq of purpose different from the sense is permissible in statutory construction. The payment of an amount, customary or other, contemplated by the measure must insert the intent of preventing destitution and providing a sum which is more or less the present worth of the monthly maintenance allowances the divorcee may need until death or remarriage overtake her. The policy of the law abhors neglected wives and destitute divorcees, and section 127(3)(b takes care to avoid double payment, one under custom at the time of divorce and another under section 125. कि 127 में आप वो आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि मैंने कस्टमरी पेमेंट सारा कर दिया इसलिए मुझे अब कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी पेमेंट आप करते हो तो रीज़नेबल एंड फेयर होना चाहिए, और वो पूरे, अगर रीमैरिज नहीं होता है तो अप टू द डेट ऑफ डेथ उनके लिए होना चाहिए रीज़नेबल एंड फेयर। तो अगर इस तरीके का कोई पेमेंट आपने 127 में किया है 3B में, तब तो ठीक है। अदरवाइज आपने क्या किया, आपने मेहर दे दिया, सारा मेहर दे दिया। तो फिर वो कहा गया कि ये पूरा जजमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि मेहर इज रिलेटेड टू द मैरिज, नॉट डाइवोर्स। मेहर इज रिलेटेड टू फॉर मेहर इज रिलेटेड टू द एक्ट ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू द वुमन। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द divorce as a compensation at the time of divorce. So अगर आप 127(3)(b की बात करते हो जजमेंट में, पूरा आप देखेंगे तो इसमें आएगा कि 127(3)(b की बात करते हो और ये कहते हो कि मैंने सारा मेहर एक बार में दे दिया इसलिए अब मुझे कुछ नहीं देना, तो कोर्ट ये देखेगी कि 127(3)(b में आपने जो कुछ भी दिया है क्या वो उनका रीजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट में आता है, क्या पूरा ये प्रोविज़न किया गया है जो कि मैंने अभी पढ़ा 125 में, सेक्शन 3 और 4 में भी, कि क्या वो प्रोविज़न है कि उनके पूरे लाइफ के लिए अगर वो रीमैरिज नहीं करती या अप टू द डेट ऑफ रीमैरिज अगर रीमैरिज करती हैं तो क्या उस समय तक के लिए सारा मेंटेनेंस हो जाएगा, सारा वो लाइफ अपना जी सकते हैं वो भी और बच्चे भी। तो अगर कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैजिस्ट्रेट के पास पावर है। तो इसमें सिमिलर जो ऑब्जर्वेशंस है जस्टिस मसीह का भी है, जस्टिस नागरत्ना का भी है। जस्टिस नागरत्ना जी ने भी अपना पूरा एक ऑब्जर्वेशन दिया है, समराइज किया है पैरा 40 में इसी जजमेंट में। और सबसे लास्ट में ये कॉमन एक ऑर्डर आया है, ये मैं पढ़ देता हूँ जो कि 10 जुलाई 24 का है, तो इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इमर्जेस फ्रॉम आवर सेपरेट बट कंकरिंग जजमेंट्स आर द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। Section 125 of the CRPC applies to all married women, including Muslim married women. Clear हो गया? Section 125 of CRPC applies to all non-Muslim divorced women. Insofar as divorced Muslim women are concerned, Section 125 of the CRPC applies to all such Muslim women married and divorced under Special Marriage Act, in addition to remedies available under the Special Marriage Act. If Muslim women are married and divorced under Muslim law, then Section 125 of the CRPC as well as provisions of the 1986 Act are applicable. Option lies with the Muslim divorced woman to seek remedy under either of the two laws or both laws. This is because
the 1986 Act is not in derogation of Section 125 of CRPC but in addition to the said provision. If Section 125 of CRPC is also resorted to by a divorced Muslim woman as per the definition under 1986 Act, then any order passed under the provisions of 86 Act shall be taken into consideration under 127(3)(b of CRPC. ये डबल पेमेंट नहीं होगा, बस यही है. The 1986 Act could be resorted to by a divorced Muslim woman as defined under the said Act by filing an application thereunder which could be disposed of in accordance with the said enactment. In case of an illegal divorce as per the provisions of 2019 Act, then ये ट्रिपल तलाक में अगर वो कहा गया तो relief under Section 5 of the said Act could be availed for seeking subsistence allowance at the option of such a Muslim woman. Remedy under Section 125 of CRPC could also be availed. अगर subsistence allowance मांगते हैं तो 125 भी मांग सकते हैं. If during the pendency of petition filed under 125 of the CRPC a Muslim woman is divorced, then she can take recourse under Section 125 CRPC or file a petition under 2019 Act. The provisions of the 2019 provide remedy in addition and not in derogation of Section 125 of CRPC. तो ये जो है पूरा ऑब्जर्वेशन है. तो कॉन्सेप्चुअली मैं कंक्लूड करता हूं. 125 को सेक्युलर प्रोविजन कहा गया. इन्हीं जजमेंट्स में है, अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो है. 125 सेक्युलर प्रोविजन है, सारे लोगों पर अप्लाई करता है और इमीडिएट बेनिफिट के लिए है कि इमीडिएटली रिलीफ दिया जाए जो वुमेन और चिल्ड्रन जो मुश्किल में हैं. अगर मुस्लिम वुमेन की बात आती है तो सेक्शन 3 and 4 ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट, उसके तहत भी मुस्लिम वुमेन जा सकते हैं. तो उसमें अगर जाते हैं तो उसका भी एक प्रोविज़न ये है कि उनके पूरे लाइफ टाइम का, अगर वो रीमैरिज नहीं करते हैं, रीमैरिज करते हैं तो अप टू द टाइम ऑफ रीमैरिज, फेयर and reasonable compensation up to the date of remarriage or up to the date of her death. ये प्रोविजन करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा बिफोर द कंक्लूजन ऑफ इद्दत पीरियड. तो उसमें मुस्लिम हस्बैंड के पास दो ही राइट हैं, दो ही ऑप्शन है. पहला तो ऑब्लिगेशन है कि आपको पूरे लाइफ का प्रोविजन करना पड़ेगा. पूरे लाइफ में कितना लगेगा ये सोचना पड़ेगा आपको मेंटेनेंस के लिए, और ये सोच करके सारा प्रोविज़न इद्दत ख़त्म होने से पहले करना पड़ेगा. इद्दत ख़त्म होने से पहले. तो जो एक्ट ने बोला कि इद्दत ख़त्म होने से पहले करना पड़ेगा, उसको लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर दिया कि इद्दत तक ही देना पड़ेगा. इद्दत तक नहीं देना. इद्दत तक आपको सारे प्रोविज़न करके एडवांस में पूरे लाइफ टाइम के लिए एडवांस में प्रोविज़न करना है, और प्रोविज़न करके उनको जस्टिफाई कर देना कि देखो आपका पूरे लाइफ टाइम का व्यवस्था मैं अभी कर दे रहा हूँ और इद्दत ख़त्म होने से पहले कर रहा हूँ, जो कि पूरे इद्दत से बाहर भी वो पीरियड जाएगा. तो इसलिए इद्दत तक का नहीं है. और अगर हस्बैंड वुमेन जो है, मुस्लिम वुमेन जो है, वो अपने रिलेटिव्स के पास भी जा सकती हैं, जो कि कौन से रिलेटिव, जिनको कि उनके प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा उनके डेथ के बाद. तो उनको उसी प्रोपोर्शन में मेंटेनेंस देना पड़ेगा सारे रिलेटिव्स को, जिस प्रोपोर्शन में उनको उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी. ठीक है. और अगर वो रिलेटिव्स नहीं कर पाते हैं या उनके पास नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड के पास जाएगा और वक्फ बोर्ड मेंटेन करेगी. तो ये सारे जो राइट्स हैं 3 and 4 में, 3 and 4 ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स, इसमें जितने भी राइट्स हैं ये इन एडिशन टू सेक्शन 125 है. और अगर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स अगर उनका
डाइवोर्स हो जाता है और उनको लगता है कि गलत डाइवोर्स हुआ है या प्रोसीडिंग्स नहीं हुआ है, गलत तरीके से डाइवोर्स दे दिया गया, ट्रिपल तलाक में डाइवोर्स दे दिया गया, जो कि कवर्ड है एंड डिक्लेयर्ड है इलीगल में मुस्लिम अंडर द प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज 2019 वाले एक्ट में, तो फिर सेक्शन 5 में सब्सिस्टेंस अलाउंस भी मांग सकते हैं। तो जो टोटल जो कॉन्सेप्ट हुआ नए वाले जजमेंट के हिसाब से 2024 SCC ऑनलाइन 1686 मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, उसने ये क्लियर कर दिया साहबानो जिंदा है, डैनियल लतीफ़ी जिंदा है, और साथ में 2 और एक्ट जिंदा है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स सेक्शन 3 एंड 4, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज 2019 सेक्शन 5। तो अब 3 प्रोविजंस हैं मुस्लिम वुमेन के लिए, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत तक जाएगा। पूरे लाइफ टाइम का मेंटेनेंस मुस्लिम वुमेन को चाहिए अपने हस्बैंड से, उनका हक है, और इस हक को जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने बहुत क्लियरली होल्ड कर दिया कि ये सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के कॉन्सेप्ट में ये मिलना चाहिए, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मुस्लिम वुमेन के पास आज के डेट में पर्टिकुलरली 10 जुलाई के ऑर्डर के बाद सेक्युलर जस्टिस है, इसको सेक्युलर जस्टिस कहा जा सकता है, बिन कि आपके पास पर्सनल लॉ में 2 प्रोविजंस हैं और सेक्युलर जस्टिस आपका 125 CRPC। उम्मीद है पसंद आया होगा। नमस्कार।